Hello class first year. I hope now you are understood about the accounting equation, means how assets will be equal to liability plus capital. ये इक्वेशन तो सबको अच्छे से याद हो गया है। एसेट्स में आपके पास कैश, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जो अभी दिया था लास्ट वीडियोस में, और अगर वो लास्ट वीडियोस आपके पास अभी रिसीव नहीं हुई हैं तो इस वीडियो में मैं उनके लिंक्स शेयर कर दूंगा, तो आपको वो फर्स्ट वीडियोस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को शेयर करिएगा जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस, न्यू वीडियोस के चैप्टर टू चैप्टर मिलते रहें, टॉपिक टू टॉपिक ये क्लियर होता चला जाएगा। सो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कौन कौन है? कैश है, बैंक है ना, फर्नीचर है, मशीनरी भी है, बिल्डिंग भी है, और डेटर्स भी हमारे हैं। आपने प्रीपेड पढ़ा था लास्ट वीडियो में, प्रीपेड भी हैं। ये सब एसेट्स हैं। इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू किसके? क्रेडिटर्स के, बिल पेएबल के, और आउटस्टैंडिंग्स के, है ना। आउटस्टैंडिंग्स होती हैं जो अभी तक पेड नहीं किया है, और कैपिटल जो फंड बिजनेस ने इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, वो कैपिटल बनता आगे तक इक्वेशन में चलता रहता है ना। अगर क्वेश्चन के बीच में भी कई बार ऐसा होता है, एक एंट्रीज दे दी जाती हैं या जो ऑनर्स हैं वो ड्यूरिंग द बिजनेस भी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, है ना, वो आपको लिखा हुआ मिलेगा फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड। तो अगर फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड है तो सेम एंट्री करनी है जैसे आपने फर्स्ट एंट्री मीन्स जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब की थी, क्योंकि जब एसेट कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की जा रही है, फर्दर कैपिटल लिखा होता है या एक्स्ट्रा लिखा होता है या न्यू लिखा होता है, तो आप कैश को ऐड कर देते हैं और कैपिटल भी ऐड हो जाती है। मीन्स विद दैट अमाउंट कैश और कैपिटल दोनों ऐड हो जाते हैं, राइट। मीन्स उस उतने अमाउंट से ऐड हो जाते हैं, राइट। तो अब चलते हैं कुछ स्पेशल एंट्रीज़ की तरफ, जो जिनके बारे में अभी तक डिस्कशंस नहीं हुए थे, उनके बारे में आपको डिस्कशन करने हैं। स्पेशल एंट्रीज़, राइट, जो अभी तक क्वेश्चंस में शायद एनसीईआरटीज़ में भी कुछ आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स को उसके लिए डाउट हो सकता है, तो उनको डिस्कस करने के लिए ही ये है। नेक्स्ट नंबर अब आप लेते हैं नंबर 1। देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो सेटल करने के लिए कंडीशन बनी है वो है, ये कहते हैं कि सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने पैसा लिया था कभी, है ना, हमने परचेस किया होगा लेकिन उस टाइम पर हम पैसे नहीं दे पाए थे उस पर्सन को। हमने क्या किया था? परचेस। आप कुछ भी परचेस करके ला रहे हैं तो वो पर्सन आपके लिए क्रेडिटर हो गया है, क्योंकि उसको आपको पैसे इन फ्यूचर देने हैं। यहाँ पर ये है एग्जाम्पल में कि परचेस गुड्स फ्रॉम रोहित। अब देखो यहाँ पे कैश का नाम नहीं आया है कहीं भी, है ना, कैश जो वर्ड लिखा ही नहीं है, राइट। तो कैश नहीं लिखा है, रोहित का नाम आ गया है सीधे। रोहित से आपने परचेस किए हैं 50,000 के गुड्स, राइट। एक ये एंट्री पहली हो गई। तो ये ऐसी एंट्री आप पहले डील कर चुके हैं इसके साथ। तो क्या करते हैं, जब आप परचेस कर रहे हैं स्टॉक, ठीक है, गुड्स परचेस कर रहे हैं 50,000 का, तो स्टॉक को 50,000 रुपीज़ से ऐड करा देते हैं, मीन्स इंक्रीज करा देते हैं स्टॉक 50,000 रुपीज़ से, राइट। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है? लाइबिलिटीज़ पे होता है, ठीक। लाइबिलिटीज़ पे कैसे होता है? क्योंकि आपने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया था तो 50,000 के ही क्रेडिटर्स सेटल हो जाते हैं, मीन्स यहाँ पे ये क्रिएट हो जाते हैं, सॉरी क्या हो जाते हैं? क्रिएट हो जाते हैं। तो स्टॉक 50,000 का परचेस किया था, उसके एवज में आपको क्रेडिटर पर भी एंट्री करनी होगी, तभी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। मींस स्टॉक एंड क्रेडिटर विल बी इफेक्टेड बाय नंबर ए। इज इट डन? स्टॉक एंड क्रेडिटर विल बी इफेक्टेड
दोनों ये इफेक्ट होंगे क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हुआ है, आप प्लस करेंगे, हमारे पास आया है स्टॉक, और क्रेडिटर भी उसके साथ साथ ही इंक्रीज हो गए हैं। मीन्स क्योंकि आपने पैसा दिया नहीं था रोहित को, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि कैश में लिया गया है, इस लाइन एंट्री में कैश का नाम ही नहीं आया है, ठीक है। तो आपने ये पैसा, इसका मतलब जो स्टॉक लिया है वो उधार में लिया है, और उधार में जब भी आप लेंगे तो आपके क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में फॉर्म हो जाएंगे। तो स्टॉक इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने खरीद तो लिया ही, हमारी जेब में तो आ गया स्टॉक, हमारे गोडाउन में रखा गया ये, और उसके साथ साथ क्रेडिटर भी हमारे 50,000 रुपीज़ के बन गए हैं। इज इट ओके? ये एंट्री क्लियर हो गई, ये आपने लास्ट टाइम भी किया है। अब लेकिन अब नेक्स्ट आता है ये एंट्री। नेक्स्ट ये है सेटलमेंट, लिखा है कैश पेड टू रोहित, रोहित को पेड किया है कैश इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट कर दिया है रोहित का। मीन्स ये जहाँ पर भी लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब दिस इज द लास्ट एंट्री या दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन विद दैट पर्सन, ठीक है। इस पर्सन के साथ अब आगे कोई बिजनेस इस डील पर नहीं होगा। डील कितने की थी? 50,000 रुपीज़ की। और अब कहा जा रहा है ये डेट भी आ सकती हैं या ABCD या 1 2 3 लिखा हुआ आता है कुछ भी, ठीक है। 50,000 के गुड्स परचेज किए थे, और यहाँ पर अगर ये लाइन लिखी है कि फुल सेटलमेंट कर दिया गया, फुल सेटलमेंट का मतलब हुआ कि अब ये फाइनल अमाउंट इसको पेड किया जा रहा है, इसके बाद इससे कोई डीलिंग फिलहाल नहीं होगी, माने हमारी तरफ इसका कोई पैसा नहीं बचा है, आपने कैश पेड किया फुल सेटलमेंट में। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती है तब आप सिर्फ कैश पेड कर देते हैं, रिमेनिंग बैलेंस को क्रेडिटर पे चलने देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ ये लिखा होता कि कैश पेड टू रोहित, रोहित को पैसे दे दिए, तो आप क्या करते? कितने पैसे दे रहे हो? 48,500 रुपीज़। तो 50,000 का गुड्स परचेज किया था, 48,500 रुपीज़ दे रहे हो आप उसे, ठीक है। तो आपके रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स बच जाते वो 1,500 रुपीज़ के बचते, 1,500 रुपये के, वो चलते रहते। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लाइन लिखी है फुल सेटलमेंट, मीन्स कि भैया इतना पैसा लेना हो तो अभी ले लो और ख़त्म कर दो ट्रांजेक्शन को, मतलब ये डील जो हुई थी हमारे बीच में ये फिनिश हो गई। आपने जो सेल किया था, हमने परचेस किया था, और ये पैसे आपके पूरे मान लीजिए, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। या फिर क्रेडिटर ने खुद ऑफर किया कि भैया तुम नहीं दे पा रहे होंगे, ऐसा हो जाता है कई बार, तो 48,500 रुपीज़ दो और ख़त्म कर दो, ठीक। तो ये फुल सेटलमेंट्स होते हैं, है ना। जैसे बार्गेनिंग करते समय आप भी करते होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि एक शॉपकीपर कुछ अमाउंट बताता है, कुछ रेट बताता है, कुछ प्राइस बताता है किसी चीज़ का, आप कहते हो भैया इतने में मान जाओ, बस इतने ये रख लो, ये फाइनल हो गया अब, ठीक। वो कहते हैं चलो ठीक है मान लिया, जो लाओ इतने ही दे दो, होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, कैश पेड हुआ है क्रेडिटर को, ठीक है, फुल सेटलमेंट में हुआ है 48,000। तो इसकी एंट्री करते वक्त क्या करेंगे? आपकी जेब से पैसा कितना जा रहा है भैया? सबसे बड़ी बात, कैश कितना जा रहा है? 48,500 रुपीज़ माइनस कर दिया, राइट, ब्रैकेट यूज़ कर दिया, माइनस करा, मतलब लगाने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप ब्रैकेट यूज़ करिए, बस ब्रैकेट यूज़ करो। ब्रैकेट जो साइन मतलब कि अमाउंट ब्रैकेट में है, इट मीन्स दैट विल बी शोन एज अ डिडक्टेड अमाउंट, वो मतलब माइनस अमाउंट माना जाएगा, ठीक है, घटता हुआ माना जाएगा। अब कैश हो गया, कैश एक चीज़ हमने दे दी, दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? क्रेडिटर पे। क्रेडिटर फुल सेटलमेंट पे हो रहा है, मतलब 50,000 के 50,000 ख़त्म मान लिए जाएंगे, अब 50,000 ही माइनस होगा, फुल सेटलमेंट लिखा है तो। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर ये एंट्री में लिखा है तो आप जितने भी क्रेडिटर हैं उनको फुल सेटल कर देंगे, जितने भी रुपए का अमाउंट था वो ख़त्म। अब रिमेनिंग बैलेंस जो 1,500 रुपये बचे हैं वो तो हमारे बच गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कैपिटल उतने रुपए से इंक्रीज हो जाएगी, राइट। एसेट्स में कैश, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, और कैपिटल, लाइबिलिटीज में कैपिटल, राइट, कैपिटल, ये तीनों अफेक्टेड होंगे फुल सेटलमेंट होने पे, ठीक है।
क्या क्या होगा, आपने पेड कितना किया। देखो सिंपल सी मतलब एक बिल्कुल जो है अकाउंटेंट की तरह से सोचो, या आपने ये ऐसा सोचो कि मेरा ही पैसा है, मैं ही इसको यूज़ करने वाला हूँ और मैं अकाउंट बना रहा हूँ। आप क्वेश्चन कर रहे हो या ये सॉल्यूशन है, मेरी पढ़ाई है, मैं क्लास फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे पास कॉमर्स है, ये सब बकवास क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं होता इनसे। मतलब बेसिक सीखने का एक ही तरीका है कि मैं हूँ जो ये कर रहा हूँ। समझ गए आप। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं अकाउंट का, तो आप हैं जो अकाउंटेंट हैं, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो इस एंट्री को लिखने का तरीका जान रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। अकाउंट्स बनाते वक्त कभी भी ये सोच के करोगे कि साहब मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ या मुझे अकाउंट बनाना है, नहीं। ये आप ही हो, उस क्वेश्चन में उतर जाओ, और अगर आप उतर गए तो 1 रुपए की भी गलती नहीं होगी। खुद को मानो कि मेरे ही अकाउंट है, ये मैं बना रहा हूँ अपने लिए, मेरी कंपनी चल रही है, मैंने ही बेचा था रोहित को, रोहित से पैसे मिले हैं तो 48,000 रुपीज़ मुझे मिला है, मेरी जेब में गया, वो सॉरी यहाँ पे तो दिया गया है, जैसे मैंने पेड किया है तो 48,500 रुपीज़ मैंने दिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जेब से तो गए, तो गए मेरी जेब से, तो मतलब मैं माइनस करूँगा। फुल सेटलमेंट हुआ है क्रेडिटर्स का, तो फुल सेटलमेंट हुआ है तो 50,000 के 50,000 ख़त्म, ज़ीरो। अब डिफरेंस कितना हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 1500 का। अब 1500 इसका मतलब मुझे जहाँ 50,000 रुपये देने थे, मुझे सिर्फ 48,500 देने पड़े, 48,500 देने पड़े। इसका मतलब मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई, मुझे 1,500 रुपये नहीं देने पड़े। आपने लास्ट टाइम भी देखा है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें कैश और दूसरा है कैपिटल, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इन दोनों से एक साथ पैसा घटेगा। आप सैलरी दोगे तो कैश और कैपिटल माइनस होगा, आप वेजेस दोगे कैश और कैपिटल माइनस होगा, माने दोनों पर इफेक्ट पड़ता है एक साथ ही, क्योंकि पैसा इन दोनों की जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे एसेट के रूप में रखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल के रूप में रखा हुआ है। इज इट डन? ठीक है, वो एसेट मान रहा है बिजनेस उस पैसे को, ठीक है, और वो ऑनर मान रहा है कि मेरी कैपिटल है, और बिजनेस उसी पैसे को ही लाइबिलिटी भी मानता है, ये लाइबिलिटी है, ये ऑनर को देना है, राइट। लाइबिलिटी भी है उसके दिमाग में, लेकिन जब अकाउंट्स पे चलते हैं तो वो पैसा कैश की तरह, मतलब कैश अब आपकी एसेट की तरह ट्रीट होता है, वही बिजनेस में यूज़ किया जाता है। जैसे इन कामों में आप देख रहे हैं कि कुछ परचेस करना है तो उस कैश में से माइनस हो रहा है, राइट। और अगर एसेट आ जाती है तो एसेट में ही हम बैलेंस करके एक ही साइड में इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा वीडियो, और उसके बाद इसके हर एक पॉइंट पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक रिपीट कर देता हूँ एक और बार कि परचेज हुआ है 50,000 का गुड्स, राइट। गुड्स कितने का परचेज हुआ है, 50,000 रुपीज़ का परचेज हुआ होगा किसी और डेट को, अगर डेट दी जाती है क्वेश्चन में तो, ठीक है। तो आपने एंट्री की थी 50,000 का स्टॉक परचेज कर लिया था, और क्रेडिटर्स आपने 50,000 के बना दिए थे, राइट। अब जब कैश पेड करने का टाइम आया तो आप फुल सेटलमेंट कर रहे हो रोहित के साथ, जिसमें आप सिर्फ 48,500 रुपीज़ ही दे रहे हो, तो आपकी जेब से कितना पैसे जा रहे हैं, 48,500 रुपीज़, राइट। उसके एवज में दूसरा सेटलमेंट में कितने क्या हो रहा है, क्रेडिटर 50,000 रुपीज़ के डिडक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, सेटलमेंट हो गया पूरा, मतलब अब आगे क्रेडिटर ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ज़ीरो हो गए क्रेडिटर्स, ठीक है। अब आपको 50,000 देना था क्रेडिटर को, लेकिन आपकी जेब से गए हैं 48,500, इसका मतलब इन दोनों का बैलेंस जो बचा वो कहाँ जाएगा, हमारा एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट हो गया है, मुझे पैसे देने नहीं पड़े, तो 1,500 रुपीज़ आप कैपिटल को दे देते हो, उसमें ऐड करा लेते हो, तो इक्वेशन बैलेंस कही जाती है। यहाँ पे भी 48,000 डिडक्ट होता हुआ दिखेगा, यहाँ से भी 48,000 डिडक्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इज इट डन? तो नेक्स्ट एंट्री पे मूव करते हैं। इसमें कोई डाउट आपको निकलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपको रिसीव हुआ है कमीशन एडवांस में, ठीक है। एडवांस में रिसीव हो गया, अभी आपने अर्न नहीं किया,
ठीक है, अभी अर्निंग नहीं हुई है, अभी उसका डेट नहीं आया, ऐसा मान लो ये जो कमीशन रिसीव होना था उसकी डेट नहीं आई, ठीक है, उससे पहले ही उस पर्सन ने, उस कंपनी ने आपको उस कमीशन दे दिया है, राइट। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको एडवांस में रिसीव हो जाता है, ठीक है, तो कैश तो मिल ही रहा है, इसमें कैश तो मिल ही रहा है 2000 रुपीज़ का, तो कैश तो इंक्रीज होगा ही, यस और नो। कमीशन रिसीव हो रहा है तो कुछ रिसीव हो रहा है अगर कैश में, तो कैश तो इंक्रीज होगा ही, प्लस करेंगे आप 100%, ठीक है। और अगर कुछ भी रिसीव इन एडवांस आपको मिलता है तो आप उसके लिए अनएक्रूड इनकम का एक लायबिलिटी सेक्शन तैयार करते हो। क्या करते हो? अनएक्रूड इनकम अभी अर्न नहीं हुई है, एक्रूड नहीं हुई है, लेकिन रिसीव हो गई है, ठीक है। अर्निंग और रिसीविंग, और रिसीविंग और अर्निंग, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। एक चीज़ है अर्न कर लेना, ठीक है, कि मैंने कमा लिया पैसा लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ, रिसीविंग नहीं हुई। एक आएगा आपके सामने अभी आगे भी, जर्नल में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, मतलब यहाँ पे इक्वेशंस के सेक्शन में तो कम देते हैं, यहाँ पे मतलब इस चैप्टर को पढ़ाने का रीज़न यही है कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 10 से न्यू आए हैं उनको एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल के डिफरेंसेस को समझने में आसानी हो जाए। समझ गए? आपको आसानी हो जाए कि कौन सी एसेट कहाँ कहाँ कितनी कितनी कैसे होती है, कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं, कौन सी कैपिटल कैसे यूज़ होती है, पैसा कैसे दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, परचेस कब होता कैसे होता है, सेल कब होता है, और सैलरी कैसे दोगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, वेजेस दोगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इनकम्स करोगे तो उनके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे। ये जो चीज़ें समझाने के लिए छोटी छोटी, इसने इसलिए जो है ये एनसीईआरटी ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर रखा जाए, ठीक है, और सीबीएसई ने भी उसे अटेम्प्ट किया है। यूपी बोर्ड के जो अकाउंटेंसी है उसमें क्वेश्चंस इस तरह से नहीं पढ़ाई जाती हैं, या हमारे टाइम पे नहीं पढ़ाई गई है ना। तो यहाँ पर क्या है, अब अर्न कर लेना कि मैंने कमा लिया, ठीक है, आगे आने वाली डेट पे मुझे वो पैसा मिलेगा। रिसीविंग कब होगी? आगे आने वाली डेट पे, फ्यूचर डेट पे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि मुझे रिसीविंग हो गई है, अर्निंग डेट उसकी आगे आएगी फ्यूचर में। समझ गए? यहाँ पे क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव तो हो गया है लेकिन एडवांस है। एडवांस इसलिए क्योंकि इसकी अभी अर्निंग डेट नहीं आई। हम डेट के हिसाब से चलते हैं अकाउंटेंसी में, क्योंकि पैसा अगर कोई मिलना है तो एक डेट होगी। जैसे बैंक का लोन लिया है अगर आपने बैंक से, तो उसके इंस्टॉलमेंट का डेट है, एक मंथ होगा कि आप इंस्टॉलमेंट इतने टाइम में देते हैं। तो हम अकाउंटेंट्स को या अकाउंट डिपार्टमेंट को ये पता होता है कि जो लोन का डेट है वो ये है, ठीक है। या हम किसी और कंपनी के लिए कोई और काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ से कमीशन मिलना है, तो उसकी कमीशन की डेट है। अब उसमें हम टेन्योर बना लेते हैं, एक ड्यूरेशन होता है कि आप 5 से 7 दिन के बीच में पेमेंट आ जाता है, तो वहाँ पे हम उसी सेटलमेंट में अपने अकाउंट्स को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ सिखाने के लिए आपको यहाँ पे एंट्रीज बनाई गई हैं कि कमीशन रिसीव तो हुआ है लेकिन एडवांस है। एडवांस है का मतलब क्या है कि अभी से रिसीव तो कर लिया, अर्न होना बाकी है, आगे होगा, तो इसलिए आप इसे लायबिलिटी मानते हो, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आता है, बच्चा कहे कि भैया रिसीव हो रहा है कुछ मुझे और इसे लायबिलिटी क्यों मान रहे हो, क्यों मान रहे हो? क्योंकि ये एडवांस में रिसीव हो रहा है भाई साहब, एडवांस में रिसीव हो रहा है। अब कुछ भी एडवांस रिसीव हो गया है तो वो आपकी लायबिलिटी है। इसका मतलब है कि जब तक इसकी डेट क्लियर नहीं हो जाती, जब तक इसका अर्निंग डेट नहीं आ जाती, तब तक ये लायबिलिटी साइड में ही रहेगा, यह आपका दायित्व बन के रहेगा, आपकी लायबिलिटी बन के रहेगा। आपके ऊपर एक ड्यूटी है कि आप इस पैसे को रख लो आप, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन कब तक? जब तक इसकी डेट नहीं आती। ऐसा नहीं कि निकलने वाला है हमसे या छूट जाएगा पैसा और हम इसे वापस करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक इसका अर्निंग डेट नहीं आएगा तब तक ये
क्या रहेगा, अनएक्रूड इनकम रहेगी, ठीक है, एडवांस में रिसीव हुई है क्योंकि। इज इट डन? आई होप सो कि कमीशन रिसीव एडवांस में हुआ है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या क्या करना है। अगर कुछ भी रिसीव होगा, कमीशन का नाम जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, और है ना, रिसीव इन एडवांस को याद रख लो बस, इसलिए मैंने इसको कैप लगा दिया। रिसीव इन एडवांस कैश और अनएक्रूड इनकम पे इफेक्टिव होगा, ठीक है। अभी आपने लास्ट में जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग के बारे में पढ़ा था, उसका ही ये एक और कज़न ब्रदर या सिस्टर है, वट मान सकते हो, वो है, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट। यस, दिस इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स रखे हैं स्टॉक में, आपके जो वेयर हाउस होता है हमारा, गोडाउन, नॉर्मल वर्ड जो यूज़ हुआ है जनरली, है ना, गोडाउन में रखे हुए हैं गुड्स, और उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ या किसी एम्प्लॉय ने कोई फ्रॉड कर दिया, जैसे आप वो रिस्क की बात कर रहे थे कि आपने उसको पढ़ा होगा, बिजनेस रिस्क, है ना। तो बिजनेस रिस्क एक तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी कॉज या इंडिविजुअल कॉज की वजह से आग लगा दी किसी ने जानबूझ के, नुकसान हो जाए कंपनी का मान लो, तो डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स। अब फिलहाल तो आप एज अ अकाउंटेंट हैं, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ एक अकाउंटेंट की नज़र से देखने पर गुड्स का डिस्ट्रॉय हो जाना मतलब मेरा स्टॉक, स्टॉक ही तो जला है, गुड्स मतलब स्टॉक ही तो होता है, मेरा स्टॉक क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, स्टॉक पे असर पड़ा। अब स्टॉक खरीदा गया था पैसे से, कैश से, जो किसका हिस्सा थी, कैपिटल का हिस्सा थी, तो उतने रुपए की कैपिटल भी कम हो जाएगी। स्टॉक किसका है, बिजनेस का, कैपिटल किसकी है, बिजनेस की, लेकिन एक लायबिलिटी है किसके लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ऑनर को ये पैसा वापस करना है। तो अब आपको ऐसा मान लो ये 500 रुपये का स्टॉक जलने के बाद 500 रुपये की लायबिलिटी कम हो गई, आपको नहीं देने वो पैसे। अब आप कौन है, बिजनेस, ठीक है। जब मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो अपने आप को आप बिजनेस समझिए, ठीक है, आप बिजनेस हैं, तो आपको नहीं देने वो पैसे, तो कैपिटल उतने रुपए की कम हो जाएगी। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिमिनिशिंग होती है, कोई डिस्ट्रॉय होता है, कुछ भी नुकसान होता है कंपनी के अंदर, तो वो एसेट माइनस होगी जिसका नुकसान हुआ है, और उसके साथ साथ कैपिटल भी उतने रुपए की माइनस हो जाएगी। याद रखोगे इन दोनों बातें। अगर डिस्ट्रॉय होगा तो एसेट और कैपिटल दोनों माइनस हो जाएंगी। डन। नाउ ये सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल एंट्री होती हैं जो जनरली बैंक में चलती रहेंगी, वो बिजनेस में चलती रहेंगी, बैंक से रिलेशंस, ठीक है। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, पैसा कहाँ से आया भाई साहब, कैश ही तो डिपॉजिट करते हो बैंक में, ठीक है, कैश में से आया, ठीक, कैश आपका क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, राइट, नीचे गिर गया। और क्योंकि बैंक भी आपका ही है, आपकी ही एसेट है, इसलिए बैंक कॉलम इंक्रीज करवा दिया गया, यहाँ पर नो इफेक्ट हो गया लायबिलिटी कैपिटल साइड में, क्योंकि पैसा, अरे भैया यहाँ कैश में रखा था, आपके यहाँ पे ऑफिस में रखा था, तिजोरी में रखा था, या आपके पास चेक था, वो किसी से पेमेंट मिला था, या कैश मिला था किसी बैग में, कहीं भी कैसे भी रखा था, राइट, वो कैश था, लिक्विड था, ठीक है, उसको आपने उठाया और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो पैसा तो आपके पास ही है, उसका प्लेस चेंज हुआ है, ठीक है। तो प्लेस चेंज होने में रहेगी तो वो एसेट ही, चाहे आपके पास लिक्विड में रखी है, पैसे जेब में है आपके, ठीक है, कुछ नोट्स, और आपको थोड़ी देर में जब गए और बैंक में चले गए, बैंक में रख दिया आपने, ठीक है, आपका ही अकाउंट है, आपकी ही पासबुक होगी, आपका ही एक्सेस है उस पर, ठीक है, आप ही तो एंट्री कर सकते हो, आपके पास ही एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होगा उस अकाउंट का, वॉट, मतलब कहने का क्या है कि आपके पास ही वो एसेट रही, कहीं नहीं गई, ठीक है। तो
कैश में थी तो कैश से आपने बैंक में डिपॉजिट किया क्योंकि, तो कैश डिडक्ट हो गया और बैंक इंक्रीज हो गया 2000 रुपीज़ से। अब इससे उल्टा एक एंट्री और देखो, अगर आप विड्रॉ करते हैं, अगर आप विड्रॉ करते हैं बैंक में से तो क्या होगा, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। वहाँ पर क्या होगा, जो बैंक है वो डिडक्ट हो जाएगा और जो कैश है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेम एंट्री होगी, बस अपोजिट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने डिपॉजिट किया तो बैंक को मिला, इसका मतलब बैंक प्लस कैश माइनस। ठीक, ऐसे ही समझ लो चाहे। ठीक, विड्रॉ गया, पैसा बैंक से निकाल लिया, तो बैंक माइनस और कैश प्लस, कैश में जुड़ गया वो पैसा आके बैंक से निकल के। ठीक है, समझ में आ गई बात पूरी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। डेप्रिसिएशन लगता है बिल्डिंग्स पे, मशीनरी पे, एसेट्स पे, किसी भी चीज़ पे डेप्रिशिएट होती हैं चीज़ें। डेप्रिशिएट का मतलब है डिडक्शन, डिमिनिशिंग होना, कम होना। ऐसा मानो कि आप जैसे घर में हैं और मतलब कि, और आपके पास जितना भी फर्नीचर रखा है घर में, चीज़ें, सामान, जो भी कुछ आप यूज़ करते हो, तो जितने रुपए का उनको आप परचेस करके लाए थे, क्या कुछ टाइम बीत जाने के बाद उसकी उतनी ही वैल्यू रहती है या कुछ कम हो जाती है? बहुत कम हो जाती है ना, बहुत कम वैल्यू हो जाती है। ठीक, आप कोई 10 रुपए की चीज़ खरीद के ला रहे हैं और कुछ टाइम के बाद आपने उसे यूज़ किया तो उसकी वैल्यू शायद 2 रुपए की रह गई। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये बहुत तेज़ी से चलता है। फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कुछ भी हो, आप जैसे इन्वर्टर या बैटरा होता है घर पे यूज़ करते हो, आपने 1 साल उसे यूज़ किया, उसके बाद आप उसे बेचिए, वो उतने ही रुपए का बिक जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें डिमिनिश हो गया है, माने उसके अब जो क्वालिटी है वो गिर गई है, आपने यूज़ कर लिया उसे, वो यूज्ड प्रोडक्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे इसीलिए कंपनीज में जो भी एसेट्स हमारे पास होती हैं उनको कंपनी खुद डेप्रिशिएट करती है, क्योंकि जितने रुपए का आप परचेस करके लाए थे उतने का ही वो 1 साल के बाद नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप उसके रेट को डेप्रिशिएट करते हैं, माने डाउन कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अपने आप ही, माइनस। ठीक है, उसके रेट को डिडक्ट कर देते हैं। तो इसका भी असर किस पे होगा, जैसे वो डिस्ट्रॉय हो रहा था वो सेम एंट्री है। कहाँ कहाँ पे असर होगा, बिल्डिंग पर और कैपिटल पे। बिल्डिंग 3000 रुपीज़ की जैसे डेप्रिसिएशन है, ये 3000 से ही डिडक्ट हो जाएगी, ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो ना हो डजेंट मैटर, ये ब्रैकेट लगने का मतलब है माइनस हो जाना, डिडक्शन हो जाना, सब्ट्रैक्ट होगा दोनों तरफ से। इज इट डन? बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है 3000 की, इस साल में कम जो बिल्डिंग है उसका रेट 3000 रुपये गिर गया। ठीक है, यहाँ लैंड की बात नहीं हो रही, जो एग्रीकल्चर लैंड है या किसी कहीं और का लैंड है वो तो एप्रिशिएट ही होता चला जाता है रेट लगातार, वो डेप्रिशिएट नहीं होता है ना, वो एप्रिशिएट ही हो जाता है ये। लेकिन जो एसेट्स हैं जो यूज़ हो रही हैं लगातार उनका रेट गिरेगा। ठीक है, तो बिल्डिंग और कैपिटल, उतने ही रुपए की कैपिटल भी हमारी डेप्रिशिएट हो जाएगी। डिस्ट्रॉय हुआ था कुछ भी, अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो रही थी तब भी सेम एंट्री हो रही थी, डेप्रिशिएट होगा तब भी सेम एंट्री हो रही है। डन, नेक्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस मैटर आ जाता है। सीरियस मैटर इसलिए है क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हो गए हैं एंट्री के। देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लो एंट्री को। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 रुपीज़ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, आपने गुड्स बेचे हैं कैश में, कितने के, 40,000 के, कितने प्रॉफिट पे, 20% पे। ठीक है, एंड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे भी बेचे हैं, कॉस्टिंग कितने की थी, 72,000 की, प्रॉफिट कितना था, 25% का। इसका मतलब क्या है कहने का, क्या कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये सीपी है आपका, तो चल नहीं रहा। ठीक है, ये सीपी है, इसके बाद इसमें प्रॉफिट ऐड होगा तब सेलिंग प्राइस बनेगा।
मतलब यही तो हुई बात। ये CP है 40,000 रुपीज़, कॉस्टिंग लिखी है ना, तो CP हो गया, ये कॉस्ट प्राइस है 40,000 का। इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, माने 40,000 का 25%। ठीक, तब आप रेट बनाएंगे। दूसरी तरफ क्रेडिट पर भी सेल किया है, ये तो कैश में, इसका तो पैसा मिल गया होगा हमें हाथों हाथ। यहाँ पर क्रेडिट में भी सेल किया है, क्रेडिट में सेल किया है तो 72,000 का ज़्यादा सामान बेचा है, और लेकिन प्रॉफिट कमा रहे हैं आप कितना, 25% का। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, चलो। कैलकुलेशन करने के लिए आप ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे ज़रूर, और ये क्वेश्चन के साथ आपको बना के आना है। ठीक है, ये कंपलसरी है, वर्किंग नोट को शो करना कंपलसरी होता है अकाउंटेंसी में। ठीक है, आप ज़रूर करेंगे। इज इट डन? कैन यू सी इट प्रॉपरली ना? राइट, गुड। तो वर्किंग नोट क्या है, देखो, कॉस्टिंग कितने की थी, 40,000 की, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% पे। बात क्लियर हो गई, 40,000 का सामान 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो प्रॉफिट पता करो भैया, 40,000 का 20% मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 8,000 रुपीज़। 8,000 का प्रॉफिट हो गया, 40,000 का 20% कितना हो गया, 8,000। ठीक, सेल प्राइस बनाओ, 40,000 का CP, प्रॉफिट ऐड हुआ कितने का, 8,000 का, तो कितना बन गया, SP बन गया हमारा 48,000 का। 48,000 तो ये बिकेंगे, राइट, यहाँ लिख लो, 48,000 का तो ये सामान बिकेगा। दूसरी कंडीशन, 72,000 की कॉस्टिंग है, प्रॉफिट कमाओगे 25 का, तो पहले प्रॉफिट पता करो कितना हुआ है। 72,000 का गुड्स था, 25% का प्रॉफिट लगाया, 25% कैलकुलेट किया तो आया 18,000। 18,000 प्लस 72,000 सेलिंग प्राइस बनाना है। ठीक है, तो 72 और 18 मिलके कितना हो गया, 90,000। मतलब ये जो उधार वाला प्रोडक्ट था ये कितने में बिका, 90,000 में, और जो ये कैश वाला प्रोडक्ट था वो कितने में बिका, 48,000 में। तो 90 और 48 का टोटल कितना हो जाता है साहब, कितने का बेचा, यहाँ से कैलकुलेट ये हो जाएगा। अब एक और बड़ी बात, स्टॉक कितना जा रहा है तुम्हारे पास से, स्टॉक कितना बेच रहे हो भैया, 40,000 स्टॉक और 72,000 स्टॉक, दोनों कॉस्टिंग तो स्टॉक ही होती है ना। इज इट डन? नहीं आई समझ में? ये वाली बात शायद अभी क्लियर नहीं हुई है ना, दोनों अलग अलग क्यों कर दिए। ये सेलिंग प्राइजेज हैं 48 और 90, जो यहाँ लिख दिए मैंने, ऐसे ये सेलिंग प्राइजेज हैं। ये मीन्स कितने का बेच रहे हो, टोटल 48,000 का और 90,000 का, ये पैसा आपकी जेब में आने वाला है। मगर ये क्रेडिट है क्योंकि, इसलिए इसको आप काउंटिंग में नहीं ला सकते हैं, ये पैसा आपको नहीं मिला है। आ गई बात समझ में? ठीक है, 48,000 रुपीज़ आपकी कैश में हुई थी एंट्री, तो ये वाला पैसा तो आपको मिलना तय हो गया है। इज इट डन? और दूसरी चीज़, स्टॉक कितना कम हुआ है, स्टॉक कम हुआ है भैया हमारा 40,000 का कैश में गया है और 72,000 का क्रेडिट में गया है। स्टॉक तो सेल हो ही गया, मतलब वो तो हमारे जो गोडाउन में रखा हुआ था वहाँ से तो निकल ही गया है। अब कैश में जाए या क्रेडिट में जाए, जो वो सुपरवाइज़र है उसे तो एक ऑर्डर मिलता है, ये इतने यूनिट इसके, इतने यूनिट दूसरे वाले आइटम के, इतने यूनिट दूसरे वाले आइटम के, ये निकाल के ट्रक में लोड करा दो। उसे कोई मतलब नहीं है कैश में जा रहा है या क्रेडिट में जा रहा है, वो सेल डिपार्टमेंट वाला जानता है, सेल मैनेजर जो है वो जानता है वो कितने में कैश में कितना बेच रहा है और क्रेडिट में कितना बेच रहा है। आई बात समझ में? उसको मतलब नहीं, यहाँ जो स्टॉक वाला बैठा उसे भी कोई मतलब नहीं, वो तो ये गिनेगा मेरी तो 40,000 यूनिट गई और 72,000 इस वाली तारीख को गई, मेरे यहाँ से इतनी यूनिट गई, बिक गई, राइट। तो अब कंडीशन क्या आएगी, देखो एंट्री को करेंगे कैसे आप इसमें। 48,000 रुपीज़ का पैसा तो आपको पूरा का पूरा मिलने ही वाला है, यस और नो, क्योंकि ये एंट्री कैश में हुई थी, तो आपने कैश में एंट्री लिख दी 48,000। डन। मेरा स्टॉक 40,000 कैश में
और 72,000 का 72,000 का क्रेडिट में, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टॉक टोटल कितना गया 1,12,000 रुपीज़ का, ये लिख दिया। इज इट डन? मुझे पैसा जो मिलना है वो 48,000 मैंने लिख लिया, जो नहीं मिलना है वो कितना है 90,000 का, तो 90,000 के मेरे क्या बन गए डेटर। सेल करने पर जब आपको ये पैसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके डेटर्स बन जाते हैं। मैंने पहले भी आपको शायद याद दिलवाया, वो कराया था, इसको फिर से याद कर लो। परचेज करोगे कहीं से क्रेडिट पे तो कौन बना के आओगे, क्रेडिटर बना के आओगे। सेल करोगे कहीं से, कहीं को मतलब किसी को सेल करोगे क्रेडिट पे तो क्या बनाओगे, डेटर्स बनाओगे। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये डेटर्स बन गए। क्रेडिटर पे कोई असर नहीं है, बीपी या किसी और लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं है। कैपिटल ने कितना कमाया, कैपिटल ने कमाया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कौन कौन सा, 8,000 का प्रॉफिट तो ये वाला, और 18,000 का प्रॉफिट ये वाला, दोनों मिलके कहाँ चले गए, कैपिटल में। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको। कॉस्टिंग और क्रेडिट, मतलब जो कैश और क्रेडिट दोनों की एंट्री है मिलाकर, उसके बीच में से प्रॉफिट निकल रहा है। 40,000 20% पे दिया था, 72,000 25% पे दिया था। ठीक है, दोनों की हमने देखा कि मुझे पैसे कितने मिले 48,000 कैश में लिख दिए। मेरा स्टॉक कितना गया, वो स्टॉक गया 1,12,000 टोटल मिला के, मीन्स 40 और 72। ठीक है, अब मुझे पैसे कितने नहीं मिले अभी तक, जो रिसीविंग नहीं हुई, सेल हुई है, वो है 90,000। इसका मतलब मेरे कौन बन गए, डेटर्स बन गए। ठीक है, सेल करने पर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे कौन बन गए, डेटर्स बन गए। राइट, अब इसमें दोनों में प्रॉफिट्स कमाए गए। 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ कमाया गया है, 18,000 का प्रॉफिट दूसरी कंडीशन में यहाँ पर कमाए गए हैं। राइट, तो ये टोटल कितना बैठ गया 26,000। 26,000 विल बी एडेड टू कैपिटल। अब आप इक्वेशन बैलेंस करके देख लो। ठीक है, 90 48 को ऐड करो और 1,12,000 में से माइनस करिए तो कितना बन जाता है 26 दोनों तरफ बैलेंस बन जाएगा। इज इट डन? तो ये एंट्री एक, इसको एक और बार फेयरली नोट कर लेना। ठीक है, ये इस तरह से, और ऐसे ही एंट्री एक और बना के इसका अमाउंट चेंज कर देना। ठीक है, और या इसके बाद आपको आगे वीडियो जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल एनसीईआरटी पर जो क्योंकि अगर आप मार्केट्स नहीं जा रहे हैं और जो प्राइवेट बुक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो एनसीईआरटी आपके स्कूल से अवेलेबल हो जाएगी, आपको वहाँ से ले लीजिए, इंटरनेट से ले लीजिए। एनसीईआरटी में जो चैप्टर आपको मैंने इससे पहले वीडियो में भी बोला था, पेपर नंबर 80 से स्टार्ट है अकाउंटेंसी, बुक नंबर 1 में। ठीक है, वहाँ से आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। और जो भी अगर आपको कोई डाउट्स लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।